आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके कुछ प्रोविज़न के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी मैंने इसके कुछ प्रोविज़न बताए थे। तो आज इसके कुछ और प्रोविज़न जो बाकी रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कुछ प्रोविज़न के बारे में बात की थी। इसमें लोन एडवांस की बात की थी, स्मॉल स्केल्स के कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें फाइनेंशियल बिल्स की हमने बात की थी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात की थी, फॉरेन बिल की बात की थी, और रिज़र्व बैंक के कुछ रेस्ट्रिक्टेड जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बात की थी, और उसमें क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में बात की थी, और किस तरह से रिज़र्व बैंक सरकार के एजेंट के रूप में या बैंकर के रूप में काम करता है, उसमें क्या क्या नियम या प्रावधान है, नोट इश्यूज़ के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। इसी प्रावधान की श्रृंखला में एक और भी प्रावधान है, जैसे कि रिज़र्व बैंक को बैंक की स्टेटमेंट भेजना होता है। तो रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42(2) के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो हमारे शेड्यूल बैंक है उनको 2 अधिकारियों द्वारा अपने साइन किए हुए स्टेटमेंट हैं, वो हर फ्राइडे के अंत तक बैंक के दायित्वों की स्थिति, जो कि बैंक के दायित्व की स्थिति को दर्शाता हुआ ऐसा विवरण जो है रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत करना होता है। फिर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके संबंध में कुछ प्रावधान है। तो शेड्यूल बैंक द्वारा कुछ दायित्वों की पालना करने पर रिज़र्व बैंक कुछ सुविधाएं देता है। तो वो सुविधाएं हैं जैसे कि रिज़र्व बैंक द्वारा की गई जमा व्यवस्था से अंततः बैंक निपटारे आसानी से व शीघ्रता से हो जाते हैं, और रिज़र्व बैंक निरंतर जो ऑडिटिंग में रहने से उसके द्वारा दिए गए जितने भी डायरेक्शन होते हैं या जितने भी उनकी सलाह के कारण या सलाह में रहने के कारण जनता पर बैंक का विश्वास जो है बढ़ता है। और रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(2) और 3 के अंतर्गत प्रत्येक शेड्यूल बैंक द्वारा कटौती किए गए बिलों को रिज़र्व बैंक क्रय कर सकता है या बैंक दर पर पुनर्कटौती कर सकता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है कि बैंकों के तथ्यों का प्रकाशन करना। तो रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा देश के सभी बैंकों की जमाओं और दायित्वों आदि का सामूहिक अंक प्रति सप्ताह प्रकाशित करना अनिवार्य है। फिर इसमें आता है कि क्रेडिट की इंफॉर्मेशन भेजना या साख की सूचना भेजना। तो रिज़र्व बैंक किसी भी बैंक के विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं को दिए गए उधार की जो राशि होती है या रकम होती है उसकी संबंध की सूचना की मांग कर सकता है। अधिनियम की धारा 45(a) और 45(j) तक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और साख सुविधा सेवा का उद्देश्य बैंक द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को लोन देने पर रोक लगाने से होता है। फिर इसमें आता है प्रोविज़न की गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमा प्राप्त करने के संबंध में क्या नियमन है। तो रिज़र्व बैंक की धारा 45(h) और 45(m) तक में यह व्यवस्था की गई है कि रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्राप्त जमाओं का नियमन कर सकता है। रिज़र्व बैंक किसी भी गैर बैंकिंग कंपनी की कार्यवाही पर रोक लगा सकता है। जैसे कि जितनी भी जमाएं प्राप्त होती हैं उन जमाएं प्राप्त करने पर कुछ शर्तें लगा सकता है। फिर जमाएं प्राप्त करने संबंधी निर्देश दे सकता है, या फिर जमा प्राप्त करने हेतु कोई भी एडवर्टाइजिंग या कोई स्टेटमेंट जारी करने की मनाही कर सकता है, या फिर प्राप्त जमा संबंधी सूचना की वह मांग भी कर सकता है। फिर एग्रीकल्चर फाइनेंस के संबंध में कुछ प्रोविज़न हैं। तो रिज़र्व बैंक कृषि वित्त की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषि साख विभाग की स्थापना
करता है, जो कि बहुत सारे काम करते हैं। जैसे अधिनियम की धारा 54 के अनुसार यह विभाग रिजर्व बैंक एवं प्रांतीय सहकारी बैंक तथा अन्य संस्थाओं के कृषि साख पूर्ति के जितने भी प्रयत्नों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। और यह विभाग कृषि विशेषज्ञों का स्टाफ रखेगा, जिसका काम होगा कृषि साख संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे जो प्रांतीय सहकारी बैंक व अन्य बैंकिंग संस्थाओं को सलाह देने का होगा। अब ये तो मैंने प्रोविज़न की बात की, तो प्रोविज़न में एक और चीज़ इन्होंने जोड़ी है, वो चीज़ जोड़ी है कि पेनल्टी, कि केंद्रीय बैंक जो निर्देश जारी करता है, अगर बैंक इनकी पालना नहीं करते हैं तो इसमें दंड की व्यवस्था भी है। तो ये क्या क्या पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, ये देखें। तो रिजर्व बैंक की अधिनियम 1974 में किए गए संशोधन के अनुसार पेनल्टी के बारे में बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि आप इंफॉर्मेशन करने में अगर विलम्ब करते हैं, देरी करते हैं, या कोई स्टेटमेंट प्रस्तुत करना आप भूल जाते हैं, तो रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक अपराध के लिए 200 रुपये तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है तथा अपराध जारी रहने पर प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से दंड दिया जा सकता है। और फिर यदि कोई व्यक्ति साख संबंधी ऐसी सूचना प्रकट करता है जिस पर प्रतिबंध है, तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 58 के अनुसार उस पर 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड या 6 मंथ तक की कारावास या दोनों ही दंडों से रिजर्व बैंक दे सकता है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर घोषणा पत्र में या स्टेटमेंट में या एप्लीकेशन फॉर्म में गलत सूचना देता है, तो ऐसे व्यक्ति 3 वर्ष के कारावास का दंड भुगतेगा और उसे आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। फिर कंपनियों द्वारा अपराध अगर कोई किया जाता है, तो रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58(2) के अंतर्गत वर्जित अपराध किसी भी कंपनी ने किया है तो संबंधित व्यक्ति दंड का भागी होगा। तो ये तो कुछ पेनल्टीज़ बताई हैं जो कि अलग अलग बैंक पे लगती हैं, कंपनियों पर लगती है। अब इसमें प्रावधान आता है कि स्टेट बैंक का प्रतिनिधि के संबंध में क्या प्रावधान है। तो रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक का ऑफिस है या कोई ब्रांच नहीं है, वहाँ पर रिजर्व बैंक स्टेट बैंक समूह की शाखा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। अब इसी प्रोविज़न के अंतर्गत एक और प्रोविज़न आता है, वो आता है बैंक रेट का। तो रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि रिजर्व बैंक समय समय पर बैंक रेट की घोषणा करेगा। अब जिस दर पर वह विनिमय बिलों तथा अन्य व्यापारिक विपत्रों की पुनर्कटौती करेगा या उन्हें खरीदेगा, तो ये बैंक रेट है वो समय समय पर रिजर्व बैंक को अपने जो बैंक हैं उन्हें बतानी पड़ेगी। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो ऑडिटिंग का आता है। तो ऑडिटिंग के संबंध में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑडिटिंग के संबंध में बताया है कि रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 50 से 52 तक रिजर्व बैंक के जो अकाउंट होते हैं उनके ऑडिटिंग की व्यवस्था की जाती है यहाँ पर। और भारत सरकार कम से कम 2 ऑडिटर्स की यहाँ पर अपॉइंटमेंट करता है, जो कि ऑडिटिंग प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो हुए मैंने कुछ प्रोविज़न बताए हैं कि किस तरह के आरबीआई एक्ट 1934 में क्या क्या प्रोविज़न हो सकते हैं। अब इस प्रकार रिजर्व बैंक 34 के प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक ने सन 1935 में काम करना चालू किया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी शक्तियों का उनका प्रयोग कर
केंद्रीय बैंकिंग ने अपना कार्य करना चालू किया और अपने कार्य को संपन्न कर रहा है इन प्रोविज़न के अनुसार। तो ये तो कुछ प्रोविज़न थे जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस किस तरह के प्रोविज़न होते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। और ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। हर साल एक साल छोड़कर इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, तो इसको एक बार अच्छी तरह से देखें। RBI एक्ट 1934।